हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, स्टार्ट हमने किया था मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट ए। तो आज का हमारा नया टॉपिक है, उसमें दैट इज़ एंशिएंट स्पोर्ट्स। एंशिएंट स्पोर्ट्स हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आज वो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। वी विल बी कंटिन्यूइंग इन दिस क्लास। बाकी के टॉपिक्स हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो कहाँ से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, ये कहाँ से हम एंशिएंट स्पोर्ट्स का स्टार्ट देखते हैं और किस तरह वो फ्लरिश होता है, किस टाइम पीरियड में वो फ्लरिश होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट स्पोर्ट्स इन इंडिया। द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट स्पोर्ट्स इन इंडिया क्या रिफ्लेक्ट करता है? हमारा कल्चर, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस जो कि बहुत पुराना है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ हैड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन इंडियन सोसाइटी। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो हमने देखा है कि जो स्पोर्ट्स है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। इससे क्या इन्फ्लुएंस होता है? हेल्थ, वॉरफेयर, स्पिरिचुअलिटी एंड कम्युनिटी कोहेजन। कोहेजन मतलब साथ में रहना। अब हम चलते हैं द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आता है दैट इज ओरिजिन ऑफ एंशिएंट स्पोर्ट्स इन इंडिया। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टाइम पीरियड में? इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा जो देखने के लिए मिलेगा दैट इज वैदिक पीरियड। तो हम ये 2 पार्ट को कवर करेंगे ओरिजिन में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है टाइम पीरियड? 3300 से लेकर 1300 BCE। द अर्लीस्ट एविडेंस, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ का अर्लीस्ट एविडेंस इंडिया में कब देखा गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय देखा गया है। जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या देखा गया है कि उस समय डांसिंग, रेसलिंग और जो स्टार्टिंग ऑफ द मार्शल आर्ट्स, ये सारी चीज़ें देखी गई थी, जो कि सजेस्ट करती है कल्चरल एम्फेसिस को ऑन फिजिकल फिटनेस एंड रिक्रिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं दैट इज़ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं? ये इसका टाइम पीरियड क्या है? दैट इज़ 1500 से लेकर 500 BCE। सो वैदिक पीरियड का टाइम इज़ 1500 से लेकर 500 BCE। जब हम वेदास की बात करते हैं या फिर इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो उसमें भी हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ कुछ देखी थी, जैसे कि चैरियट रेसिंग। आपने रथ की रेसिंग्स देखी होगी। जब पुराने आप रामायण वगैरह अगर किसी ने देखा होगा या महाभारत देखा होगा तो आप देखोगे कि उसमें बहुत ज़्यादा चैरियट रेसिंग बहुत ज़्यादा चलती थी उस समय। फिर आर्चरी, धनुष मतलब बो एंड एरो वाला जो गेम होता है वो आप देखोगे। रेसलिंग, कुश्ती, ठीक है, हॉर्स राइडिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें वैदिक समय में देखने को मिली थी। ये सारी एक्टिविटीज़ कब हुआ करती थी? अगर मान लो कोई रॉयल फेस्टिवल्स होते थे तब होती थी। फिर कोई रिचुअल्स वगैरह हुए तब ये सारी गेम्स होती थी। वॉरियर ट्रेनिंग एम्फसाइजिंग दैट डुअल रोल। तो इनका डुअल रोल क्या था? रिक्रिएशन एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। मतलब क्या? 2 काम कर लेते थे साथ में। मिलिट्री भी रेडी हो जाती थी, उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग भी दे दी जाती थी, और एट द सेम टाइम उनका जो लेजर टाइम होता था या फिर उनका जो अच्छा टाइम पास भी इससे हो जाता था। अब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने वो देखा कि ओरिजिन कहाँ से आया, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन पे देखने को मिला, और दूसरा हमें वैदिक पीरियड में भी कुछ कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली। अब हम क्या देखेंगे? कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे वो फ्लरिश हुआ, किस समय वो आगे बढ़ा। तो देखते हैं एंशियंट इंडियन एपिक्स एंड लिटरेचर। एपिक्स की जब भी बात आएगी तो वी हैव रामायण एंड महाभारत इन आवर माइंड, ठीक है। तो जब महाभारत एंड रामायण की बात करते हैं या फिर जो भी पुरानी चीज़ें, पुराने नैरेटिव्स हैं, वो किस समय की बात हम कर रहे हैं? दैट इज़ 300 BCE से लेकर 300 CE तक। देखो 300 है और ये भी 300, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। दिस इज BCE और ये कौन सा एरा आ गया? दैट इज कॉमन एरा आ गया। इंक्लूड रेफरेंसेस टू चैरियट रेसेस। तो जब हम एपिक्स की भी बात करते हैं, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, तो जब भी हम एपिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? चैरियट रेसेस देखने को मिलती है। आर्चरी के कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर रेसलिंग के मैचेस होते हैं। कुश्ती आपने देखी होगी, वो मड के ऊपर जो खेलते हैं, ठीक है। फिर मार्शल आर्ट्स भी देखने को मिलता था। हीरोज़ लाइक अर्जुना फ्रॉम महाभारत, ये सबको नाम बहुत अच्छे से पता होगा, या फिर राम जी का नाम बहुत अच्छे से पता होगा जो कि रामायण से, ठीक है, आर सेलिब्रेटेड फॉर द प्रोनेस एंड
आर्चरीज मतलब क्या, बहुत ही विद्वान रहे हैं ये आर्चरी के, ठीक है, मतलब बहुत करेजियस माना जाता था इनको आर्चरी फील्ड में। एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स आर जैसे 1 to 1 जो लड़ाई होती है ना, उसे ही कॉम्बैट स्पोर्ट्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेसलिंग आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, फिर कराटे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। हाईलाइटिंग द कल्चरल एडमिरेशन फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। जब हम ये सारे स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये स्पोर्ट्स क्या दिखाते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ठीक है, और क्या स्किल्स के बारे में बताते हैं। तो ये दोनों तो उसी के रिलेटेड ही होगा ना। जब आप आर्चरी गेम खेलते हो तो आप में उसके लिए स्किल चाहिए, ठीक है, जब रेसलिंग करते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जब हम आते हैं दैट इज़ रॉयल पैट्रोनेज एंड कोर्टली स्पोर्ट्स। तो उस समय आप जब पुरानी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि जब भी जो रॉयल किंग्स वगैरह होते थे वो एक दरबार सा बना होता था एंड फिर बहुत सारी गेम्स खिलाई जाती थी। ये सारी जो आप 3-4 गेम्स पढ़ रहे हो ना, जैसे कि चैरियट हो गया, चैरियट रेसिंग हो गया, या फिर रेसलिंग हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है आपको सब जगह पुरानी जगहों में सेम देखने को मिलेंगी। इसमें भी आप सेम चीज़ ही तकरीबन पढ़ोगे। इंडियन किंग्स एंड नोबल पैटर्नाइज्ड स्पोर्ट्स एज रॉयल पास टाइम। इनका जो रॉयल पास टाइम क्या होता था, यही सारे एंशिएंट स्पोर्ट्स हुआ करते थे। एक्सप्रेशन ऑफ मार्शल वैलर। पोलो, पोलो जिसे क्या कहा जाता है, पुल्लू कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ से आया है, ये संस्कृत टेक्स्ट से आया है। वॉज अ पॉपुलर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट अमंग इंडियन रॉयल्टी, शोकेशिंग व्हाट कैवलरी स्किल्स एंड टीम वर्क। पोलो आप लोग जानते होंगे कि दैट इज़ हॉर्स पे खेला जाता है। बेसिकली 2 टीम्स होती है, जैसे कि 4+4 की टीम होती है, और ये हॉर्स में एक स्टिक के साथ ये गेम खेली जाती है, ठीक है। फिर आता है मार्शल आर्ट्स एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट अगर हम बात करें पुराने टेक्स्ट की, दैट इज़ धनुर्वेदा और अर्थशास्त्र, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, इसमें डिस्क्राइब किया गया है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और जो भी कॉम्बैट के टेक्निक्स होते हैं, जो कि आपके रेसलिंग वगैरह के जो टेक्निक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। रेसलिंग जैसे कुश्ती, मालव युद्ध दैट इज़ ग्रैपलिंग, ग्रैपल करके ही वो गेम को खेला जाता है, बट ये सारे एक ही टाइप की गेम है, बस डिफरेंट फॉर्म्स है इसके। वर्मा कलाई, ये क्या है, ट्रेडिशनल आपका मार्शल आर्ट्स है, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिस क्यों की जाती है, ये सारी प्रैक्टिस सेल्फ डिफेंस के लिए होती है या फिर मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए, और आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल फिटनेस के लिए ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें देख पा रहे हैं, दैट इज़ रेसलिंग, मल्ल युद्ध एंड वर्मा कलाई। ये सारे के सारे एक तरीके के रेसलिंग का ही पार्ट समझो, मार्शल आर्ट सारी वो मिली हुई चीज़ें। इससे क्या होगा, सेल्फ डिफेंस करने की टेक्निक सीख पाएंगे। फिर मिलिट्री जो रेडी करते हैं, ये सारी टेक्निक से ही मिलिट्री रेडी होती थी, एंड आपका फिजिकल फिटनेस में भी ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो इन सारी चीज़ों का कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है। योगा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, योगा क्या है, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है। योगा जो है कहाँ से आया है, एंशिएंट इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है ये। एम्फसाइज क्या, आसनास, प्राणायाम्स और ध्यान। जब भी हम योगा की बात करते हैं तो हम सोल, स्पिरिट हो गया, अपनी बॉडी होगी, माइंड को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारी आसनास आती है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर फिजिकल पोस्चर, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। देन वी हैव प्राणायाम्स। प्राणायाम्स मीन्स आप जो अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर पा रहे हो, दैट इज़ व्हाट इज़ प्राणायाम्स। फिर है आपका ध्यान। ध्यान इज़ मेडिटेशन, आप किसी चीज़ को बहुत देर तक सोच रहे हो, कंटेम्पलेशन, या फिर क्या बोल सकते हो, ध्यान मीन्स मेडिटेशन बोल सकते हो, कंटेम्पलेशन बोल सकते हो, किसी चीज़ में कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब होगी तो क्या होगा, होलिस्टिक वेलबींग हो जाएगा। योगा प्रैक्टिस से क्या होता है, जब आप योगा की प्रैक्टिस करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, उससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती है, साथ में आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, मेंटल क्लैरिटी भी होती है, आपका स्ट्रेस जो है बहुत रिलीज हो जाता है और आप अच्छे डिसीजन ले पाते हो। इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल फिटनेस रिजीमेंट्स एंड माइंड बॉडी कनेक्शंस वर्ल्ड वाइड। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या कर रही है, आपके फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है, एट द सेम टाइम आपकी माइंड और बॉडी को कनेक्ट भी कर रही है। देन वी हैव ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स। तो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स देख लेते हैं। फेस्टिवल्स सच एस मकर संक्रांति, जो कि जनवरी के महीने में आती है,
पूरे इंडिया में ये सेलिब्रेट की जाती है। इसमें क्या होता है, आप देखते होंगे कि मकर संक्रांति में काइट फ्लाइंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं एज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अभी तो बहुत कम हो गए, पहले तो बहुत ज़्यादा आप देखते थे कि मकर संक्रांति में सिर्फ काइट सी पूरे आसमान में दिखा करती थी एक समय पे। रिचुअलिस्टिक डांसेस आप देखोगे कि रिलीजियस कोई ओकेजन्स या फेस्टिवल्स होते थे तो कुछ डांस फॉर्म हुआ करते थे, अभी भी होते हैं इनफैक्ट। जैसे मणिपुरी डांस हो गया, कहाँ का है, मणिपुर का है, फिर कथकली किसका है, केरला का है। ये सारी चीज़ें क्या है, एथलेटिक मूवमेंट है। आप जब इनके डांस फॉर्म देखोगे तो आप देखोगे इसके पर्टिकुलर स्टेप्स है जो कि वो स्पेशल मूव्स पर डिपेंड करते हैं। इससे कुछ कहानियाँ बताई जाती है एंड कल्चरल एक्सप्रेशन होता है ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज। तो ये सारी चीज़ें कब हुआ करती हैं, बेसिकली जब भी कोई रिलीजियस सेरेमनीज होती है तो ये सारी डांस परफॉर्म्स किए जाते हैं। देन वी हैव एंशिएंट इंडियन गेम्स एंड पास टाइम्स। तो एंशिएंट इंडियन गेम्स एंड पास टाइम्स देख लेते हैं। एंशिएंट इंडियन बोर्ड्स की अगर बात करें, बोर्ड गेम्स जो होती है, आप लोगों ने चेस देखा होगा, ठीक है, वो स्नेक एंड लैडर वाली गेम है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके बोर्ड गेम्स ही होती है। तो एंशिएंट इंडियन बोर्ड गेम्स जैसे कि चेस हो गया, स्नेक एंड लैडर हो गए, पचीसी किसे जो मॉडर्न डे का लूडो है उसे ही बोला जाता है। ओरिजिनेटेड एज स्ट्रैटेजिक एंड रिक्रिएशनल पास टाइम्स। तो हम भी लॉकडाउन में हमने भी बहुत गेम खेली है ना लूडो की, ऑनलाइन भी बहुत सारी गेम्स खेली है ऐसी। तो ये सारी चीज़ें, ये जो गेम्स आप देख रहे हो, इसमें क्या चाहिए होता है, स्ट्रैटेजी अप्रोच चाहिए होती है, मतलब स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए होता है ये गेम खेलने के लिए, आपका कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। दीज गेम प्रोमोटेड कोग्निटिव स्किल्स, मतलब ब्रेन का यूज़ हो रहा है इसमें। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, वही बोला आपको, स्ट्रैटेजीज से ही आप ये गेम खेल पाओगे। एंड सोशल इंटरेक्शंस अमंग प्लेयर्स रिफ्लेक्टिंग कल्चरल वैल्यूज़। तो क्या है, सोशली भी आप इंटरेक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट करती है, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है एंड जो इंटेलेक्चुअल परसुइट्स है वो बताती है। ट्रेडिशनल रूरल स्पोर्ट्स, अभी हमने देखा कि बोर्ड गेम्स के बारे में, अब देखते हैं रूरल एरिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें जुड़ी होगी। रूरल कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैव प्रिजर्व ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जो कि रूरल पीपल हैं उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल गेम्स है जैसे कि कबड्डी वगैरह होगी, उन्होंने अभी तक प्रिजर्व करके रखी है। ये सारी चीज़ें जो है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की बात जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट करती है, रीजन का कस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और कम्युनल बॉन्डिंग, मतलब कम्युनिटीज़ के बीच में भाईचारा, एकता। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम ले लेते हैं, दैट इज़ कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा। आप लोगों ने देखा होगा, इट इज़ सिमिलर टू अ बेसबॉल। एक गिल्ली सी होती है और फिर एक इतना बड़ा सा डंडा होता है, उसके कॉर्नर पे मार के फिर हम खेलते हैं, ठीक है। एंड इंडिजिनस फॉर्म ऑफ आर्चरी एंड मार्शल आर्ट। सो पुराने ज़माने के जो टेक्निक्स है आर्चरी से रिलेटेड या फिर मार्शल आर्ट्स, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही है, ट्रेडिशनल रूरल स्पोर्ट्स में आ रही है। कौन कौन सी, कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, आर्चरी एंड मार्शल आर्ट्स का पुराना फॉर्म। देन वी हैव कि क्या क्या इन्फ्लुएंस इन्होंने मॉडर्न स्पोर्ट्स एंड ग्लोबल, क्या क्या इन्फ्लुएंस इन्होंने मॉडर्न स्पोर्ट्स पर डाले एंड क्या ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है आज के समय में हम। कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो अब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद की कहानी अगर हम देख लेते हैं, को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न स्पोर्ट्स। अब ये जो क्रिकेट वगैरह हम देखते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया में कब आई हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल ही लेकर आए हैं। इन्फ्लुएंसिंग क्या, अर्बन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो अर्बन से रिलेटेड है ये जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है। अभी तक तो हम रेसलिंग, चैरिट रेसेस, गिल्ली डंडा यही सब देख रहे थे, बट अब हमारे पास नई गेम्स आ गई है, दैट इज़ क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया। ये सारी इनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी और ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट कल्चर क्रिएट करता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अगर देखा जाए तो आज के समय में सबसे ज़्यादा एक्सेल किस पे करता है, क्रिकेट। दुनिया पागल हुई पड़ी है, भारतीय पागल हुए पड़े किसके पीछे, क्रिकेट के पीछे। हॉकी का भी रिकॉग्निशन हो रहा है, बैडमिंटन भी आप देखने को मिलता है, रेसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, एंड शूटिंग एट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। तो ये सारे की सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल पर अब खेली जाती है, शोकेसिंग इट्स स्पोर्टिंग प्रोनेस ऑन द ग्लोबल स्टेज। फिर आता है मॉडर्न स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी भारतीय गवर्नमेंट है और स्पोर्ट्स के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने
क्या किया, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट किया, किस तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए हैं ताकि वो उस आगे के लेवल तक जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ पाएँ, और कॉम्पिटिटिव लीग्स क्रिएट करी हैं। देन वी हैव नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी, हमारी स्पोर्ट्स अकेडमी भी है नेशनल लेवल पर, दैट इज़ नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी, स्पोर्ट्स फेडरेशंस एंड ग्रास रूट में इनिशिएटिव्स। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ताकि जो भी यंग टैलेंट है उसे रिक्रूट कर पाएँ, उसे नर्चर कर पाएँ और इनकरेज करें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो एंड एनहांस इंडिया स्पोर्टिंग अचीवमेंट ग्लोबली। तो क्या अभी देखोगे कि ग्रास रूट लेवल्स में भी लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, फिर डिफरेंट जैसे जैसे ही उनका स्टेज बढ़ता है तो डिफरेंट क्लब्स में भेजा जाता है या फिर एकेडमिक्स में भेजा जाता है, ताकि वो ग्लोबली हमें रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक, और हम एक बार कंक्लूजन की तरफ देख लेते हैं क्या लिखा है हमारे कंक्लूजन में, जो अभी पढ़ के आए उसी का समअप होगा। Ancient sports in India have evolved from early recreational activities and martial traditions to encompass diverse cultural expressions, religious rituals and competitive sportsmanship। तो हमने क्या देखा कि early recreational activities से लेकर अभी हमने देखा बहुत ही diverse activities हो गई, अभी तो हम modern पे आ चुके हैं। These sports not only fostered physical fitness, क्या ये सिर्फ physical fitness की बात करता है, नहीं, फिजिकल फिटनेस एंड कम्युनिटी कोहेजन के अलावा भी ये क्या करता है, अपने कल्चरल हेरिटेज जो है उसे बढ़ावा देता है, उसे प्रमोट करता है, सोशल वैल्यूज़ को बढ़ाता है एंड स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का तरीका बताता है, जैसे कि योगा हो गया। टुडे इंडिया कंटिन्यूज टू सेलिब्रेट इट्स स्पोर्टिंग लेगेसी। जो भी हमारी स्पोर्टिंग लेगेसी है, जो पुरानी परंपराएं हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रही है, हम उसे तो सेलिब्रेट करते ही करते, साथ में जो आज के समय में मॉडर्न इनोवेशंस हुए हैं एंड ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, अ वाइब्रेंट ब्लेंड ऑफ एंशियंट ट्रेडिशंस एंड कंटेम्प्रेरी एथलेटिक अचीवमेंट्स। तो पुरानी चीज़ों को और नई चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं एंड ग्लोबल लेवल पे हम पहुंचा रहे हैं चीज़ों को, ताकि हम ग्लोबल अचीवमेंट कर सकें। ठीक है, फाइनली दिस टॉपिक इज़ ओवर। हम ये जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन एंशिएंट इंडिया हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर।